प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन का चयन करें। भारतीय औषध आयोग द्वारा नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया का 6ठा संस्करण प्रकाशित किया गया है तथा भारतीय औषध आयोग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। क्या होगा इसका सही उत्तर? जल्दी से सोचिए। ऑप्शन सी। इसको व्याख्या से समझने की कोशिश करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में दवाओं के तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया के 6ठे संस्करण को जारी किया है। इसे औषध आयोग द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारतीय भेषज आयोग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एक स्वायत्त संस्थान है। इसकी स्थापना देश में औषधियों के मानक तय करने के लिए की गई है। इसका मूल कार्य प्रचलित बीमारियों के उपचार के लिए आवश्यक दवाओं के मानकों को नियमित रूप से अपडेट करना है। इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश राज्य के गाजियाबाद जिले में अवस्थित है। यह भारतीय फार्माकोपिया के रूप में नए मोनोग्राफ जोड़ने तथा इसे अपडेट करने के माध्यम से दवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए आधिकारिक दस्तावेज प्रकाशित करता है। आईपी अनिवार्य रूप से मनुष्य और जानवरों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए आवश्यक दवाओं की पहचान, शुद्धता व प्रभावी मानकों को निर्धारित करता है और इसीलिए कथन 1 और 2 दोनों सही थे और विकल्प सी इसका क्या था? सही उत्तर था। दूसरे प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। विदेशी योगदान अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन का चयन करें। यह अधिनियम किसी व्यक्ति, संगठन तथा कंपनी को प्राप्त होने वाली विदेशी योगदान को नियंत्रित करता है। गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्राप्त विदेशी योगदान में वृद्धि से देश की नीतियां प्रभावित होती हैं तथा इस अधिनियम में किए गए संशोधन के अनुसार सभी गैर सरकारी संगठनों द्वारा उनके प्रशासनिक खर्च के लिए उपयोग की जाने वाली धनराशि को घटाकर 20% कर दिया गया है। केवल 1 और 3, केवल 2, केवल 1 और 2, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सोचिए। ऑप्शन डी, यानी कि सारे ही कथन ठीक है। व्याख्या से इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। उच्चतम न्यायालय ने विदेशी योगदान अधिनियम में किए गए नवीनतम संशोधनों को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई शुरू की है। विधि में बदलाव के कारण दानदाताओं के लिए भारतीय गैर सरकारी संगठनों को दान देना कठिन हो गया है। विदेशी योगदान का तात्पर्य किसी विदेशी निकाय द्वारा मुद्रा या सुरक्षा के हस्तांतरण से है। संशोधित नियमों के तहत सभी गैर सरकारी संगठनों के लिए दिल्ली में प्राथमिक बैंक खाता अनिवार्य कर दिया गया है तथा उनके द्वारा प्रशासनिक खर्चों के लिए उपयोग किए जा सकने वाले धन का प्रतिशत 50% से घटाकर 20% तक कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त जिन उद्देश्यों के लिए विदेशी योगदान प्राप्त किया जा सकता है उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है। अधिनियम ने एक गैर सरकारी संगठन के सभी पदाधिकारियों के लिए पहचान के रूप में आधार अनिवार्य कर दिया है। बैंक केवाईसी को भी आधार से जोड़ा गया है। इस याचिका में वर्ष 2020 के संशोधित अधिनियम की धारा 7, 12A, 12, 17 को संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के अधिकारितातीत के रूप में चुनौती दी है। केंद्र सरकार के अनुसार जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार में अनियमित विदेशी नियमों को प्राप्त करने का अधिकार शामिल नहीं है। गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्राप्त विदेशी योगदान में वृद्धि देश की नीतियों को प्रभावित करती है। इस प्रकार उपयुक्त सभी कथन सही है, अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। तीसरे प्रश्न को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व मौसम विज्ञान संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन वर्ष 1873 के वियना अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान कांग्रेस के तहत किया गया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 की अपेक्षा वर्ष 2019-20 में कार्बन डाइऑक्साइड की उत्सर्जन दर में कमी देखी गई है, किंतु इस पिछले एक दशक में हुई औसत वार्षिक वृद्धि दर से अधिक है तथा वर्ष 2021 के लिए विश्व मौसम विज्ञान दिवस का विषय महासागर हमारी जलवायु एवं मौसम है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? ध्यान से देखिएगा। केवल 1 और 3, केवल 2, केवल 1, केवल 2 और 3,
सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 की अपेक्षा वर्ष 2019-20 में कार्बन डाइऑक्साइड की उत्सर्जन दर में कमी देखी गई है, किंतु यह पिछले एक दशक में हुई औसत वार्षिक वृद्धि दर से अधिक है। यह महामारी से संबंधित प्रतिबंधों के कारण वर्ष 2020 में जीवाश्म ईंधन CO2 उत्सर्जन में लगभग 5.6% की गिरावट के बावजूद है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें 193 सदस्य राष्ट्र और क्षेत्र शामिल हैं। इनकी उत्पत्ति मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन से हुई है, जिसका गठन वर्ष 1873 के वियना अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान कांग्रेस के अनुसार किया गया था। 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन कन्वेंशन के अनुसमर्थन द्वारा स्थापित यह संगठन वर्ष 1951 में मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, परिचालन तथा संबंधित भूभौतिकीय विज्ञान के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी बन गया। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अवस्थित है। इसका सर्वोच्च निकाय विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस की शुरुआत वर्ष 1961 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना दिवस 23 मार्च 1950 के उपलक्ष्य में की गई थी। वर्ष 2021 के लिए इस दिवस का विषय महासागर हमारी जलवायु एवं मौसम है। इसका आयोजन मौसम विज्ञान तथा इसमें हो रहे परिवर्तन के संबंध में जागरूकता के उद्देश्य से किया जाता है और इसीलिए कथन 1 सही नहीं था, जबकि कथन 2 और 3 सही थे और इसीलिए विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। चौथे प्रश्न को जल्दी से देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 में किया गया है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष जो भी पहले हो तक होता है। इसे अपने पद से केवल उन्हीं रीति व आधारों से हटाया जा सकता है जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने सार्वजनिक वित्त की लेखा परीक्षा प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए मालदीव के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1, 2 और 3, केवल 1 और 4, केवल 1, 2 और 4, केवल 2, 3 और 4। सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सोचिए। ऑप्शन बी। व्याख्या को देख लेते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा मालदीव के महालेखा परीक्षक ने सार्वजनिक वित्त की लेखा परीक्षा प्रक्रिया को मजबूत करने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के पद का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 5 में अनुच्छेद 148 में किया गया है। यह लेखा परीक्षण एवं लेखा विभाग का प्रमुख होने के साथ साथ देश में लोक वित्त का संरक्षक तथा संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के हस्ताक्षर व मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष जो भी पहले हो तक होता है। इसके अपने पद से केवल उन्हीं रीति व आधारों से हटाया जा सकता है जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। इसका वेतन तथा अन्य सेवा संबंधी शर्तें संसद द्वारा अवधारित की जाती हैं। अनुच्छेद 149 में CAG के कर्तव्यों तथा शक्तियों का उल्लेख किया गया है। ये भारत की संचित निधि तथा प्रत्येक राज्य व संघ शासित प्रदेश की संचित निधि के सभी व्यय संबंधित लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है। साथ ही यह भारत के लोक लेखा तथा प्रत्येक राज्य की आकस्मिक निधि तथा लोक लेखा से सभी व्यय की लेखा परीक्षा करता है। CAG केंद्र व राज्य खातों से संबंधित लेखा प्रतिवेदन को राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को सौंपता है, जिसे वे संसद तथा राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। यह राष्ट्रपति को विनियोग लेखाओं, वित्त लेखाओं तथा सार्वजनिक उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इस प्रकार कथन 1 और 4 सही थे, जबकि कथन 2 और 3 सही नहीं थे, अतः विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। अंतिम प्रश्न को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा वर्ष 2021 को फलों व सब्जियों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। भारत बागवानी के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के सहयोग से एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा घोषित फलों व सब्जियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021 के भाग के रूप में किया गया था।
वर्ष 2021 के लिए इसका विषय संतुलित और स्वस्थ आहार तथा जीवन शैली के लिए फलों व सब्जियों के पोषण लाभों के संबंध में जागरूकता है। भारत बागवानी के क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जो वैश्विक फल व सब्जी उत्पादन का लगभग 12% उत्पादित करता है। मंत्रालय ने वैश्विक रूप से लोकप्रिय विदेशी तथा महत्वपूर्ण देशी फलों को बढ़ावा देने के लिए व्यावसायिक महत्व के विश्व स्तर पर लोकप्रिय 10 विदेशी फलों तथा उच्च पोषण युक्त और औषधीय गुणों वाली 10 महत्वपूर्ण स्वदेशी फलों की पहचान की गई है। और इसीलिए कथन 1 सही है, जबकि कथन 2 सही नहीं है और विकल्प ए इसका क्या था, सही उत्तर था।